हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। वीडियो पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्राज़ील के बारे में। इसके पहले तक हमने यहाँ तक देखा था इंडिया का फिज़िकल डिवीज़न। अब ब्राज़ील के फिज़िकल डिवीज़न देखने वाले हैं, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद जो 5 फिज़िकल डिवीज़न है उसमें से ये हाईलैंड्स देखेंगे, और उसके बाद हाईलैंड के बाद का जो सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, फिज़िकल डिवीज़न है, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, वो भी देखेंगे। और उसके बाद द कोस्ट यहाँ तक देखेंगे, ये चीज़ नहीं देखेंगे। कोस्ट का जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ तक इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और शुरू करते हैं सबसे पहले ब्राज़ील के इंट्रोडक्शन के साथ। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि रिवीजन पार्ट करिए, तो रिवीजन पार्ट करेंगे। इसका रिवीजन पार्ट इस वीडियो में मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, इसी का रिवीजन पार्ट जो है इसके बाद वाले जो वीडियो में रहेगा, वीडियो पार्ट 5 रहेगा, उसमें करेंगे। देखेंगे आपको भी कितना याद है प्रीवियस वीडियो का, ये वीडियो का उस वीडियो में आपको कितना पार्ट याद रहेगा। अगर नहीं भी याद है, आपने अगर अभी वीडियो देखा है और बाद में आपने डायरेक्टली जब वीडियो पार्ट 5 अपलोड होगा तब देखोगे, तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो पार्ट 4 में सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है ब्राज़ील का, वो देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि इवन ए कर्सरी लुक एट द मैप विल मेक यू रियलाइज दैट ए लार्ज पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ ऑक्यूपाइड बाय हाईलैंड्स, प्लेट्यूज एंड ए स्मॉल माउंटेन्स। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कि ये है ब्राज़ील, आप जानते हो। और ब्राज़ील का जो सदर्न पार्ट है, नीचे का इतना पार्ट, चलिए बता दो, इतना पार्ट, इतने पार्ट को ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स बोला जाता है, जहाँ जो प्लेट्यू है। और प्लेट्यू का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले वाले इंडियन पेनिनसुला में आपको बताया था। और इसके अंदर, इतने रीजन के अंदर छोटे छोटे आपको माउंटेन्स दिखेंगे। ये हाईलैंड्स है। हाईलैंड्स मतलब इनका जो लेवल है ग्राउंड का, जो या फ्लोर का, ज़मीन के फ्लोर का जो लेवल है, सी लेवल से ज़्यादा ऊंचा है, इवन यहाँ से भी ज़्यादा ऊंचा है। या ऐसा समझिए हाईलैंड्स, यहाँ की ज़मीन ऊंचाई पे है माउंटेन के जैसे, लेकिन उसमें छोटे छोटे माउंटेन है। और प्लेट्यूज है, प्लेन है, मतलब ज़्यादातर ऐसा माउंटेन नहीं है। माउंटेन कम कम छोटे छोटे हाइट के हैं, और ज़्यादातर ये पथरीला ज़मीन है, और फ्लैट टाइप में भी है, और थोड़ा अप एंड डाउन्स भी है, लेकिन मजबूती जैसा पथरीला है, जिसको प्लेट्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे कर्सरी लुक का मतलब है कि अगर आप ग्लैंस करते हो, ऐसा देखते ही हो, तभी आपको पता चल जाता है कि ये जो पार्ट है ब्राज़ील का हाईलैंड, ये ज़्यादातर, मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, या ऐसा समझिए कि ब्राज़ील का जो लार्जर पार्ट है, देखिए अगर इतने पार्ट को आप देखते हो तो ये ब्राज़ील के कंपेयर में लार्जर पार्ट है। ब्राज़ील पूरा इतना है अगर, तो ये ज़्यादा पार्ट है। तो लार्जर पार्ट में आप क्या देख रहे हो, शेड्स की अगर बात करेंगे तो लाइट ग्रीन देख रहे हो आप, और येलो शेड्स देख रहे हो, और ये ऑरेंज कलर का शेड्स देख रहे हो। और ये सब की जो हाइट है देख रहे हो, लाइट ग्रीन की जो हाइट है वो 200 से 500 है, 500 से फिर 1000 है, और 1000 से ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा जो हाइट वाले ज़मीन है वो इतने ही एरिया में पाए जाते हैं, जिसको हाईलैंड्स बोला जाता है, प्लेट्यूज बोला जाता है, और इसी के अंदर स्मॉल माउंटेन्स मिलेंगे। तो कर्सरी लुक का मतलब है कि अगर आप एक बार देखते हो तो आपको लाइट, मतलब जो भी कलर्स के शेड के बारे में यहाँ पे दिया, वैसे कलर्स जो हाईलैंड्स में आते हैं, ऊंचाई पे आते हैं, वो आपको इतने पार्ट में दिखेंगे। और ये पूरे ब्राज़ील के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा पार्ट है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इवन ए कर्सरी लुक एट द मैप विल मेक यू रियलाइज, आपको ये रियलाइज़ करा देता है वो कि दैट ए लार्ज पार्ट ऑफ ब्राज़ील का जो ज़्यादा पार्ट है इज़ ऑक्यूपाइड बाई हाईलैंड्स, प्लेट्यूज एंड स्मॉल माउंटेन्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है कि देर आर नो वेरी हाई एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन द कंट्री। अगर ब्राज़ील कंट्री में आप देखोगे तो देर आर नो वेरी हाई, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, और एक्सटेंडिंग, पहाड़ के पीछे पहाड़ या रेंजेस जो बोलते हैं माउंटेन्स के, वो आपको नहीं दिखेगा। इसका क्या मतलब, जैसे हमने इंडिया में देखा था, जब हमने पहले इंडिया का डिवीजन देखा था, तो इंडिया में हमने देखा था कि एक तरफ अरावली के पहाड़ के लाइन है, पूरे कतार है, ऐसा समझिए। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। तो पहाड़ों की जो लाइन है वो इंडिया में आपने देखा था कि लगातार एक के पीछे एक होती थी, लेकिन वो चीज़ अगर आप ब्राज़ील में देखना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ब्राज़ील के पूरे जगह पे आपको कहीं पे भी देयर आर नो वेरी हाई, ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नहीं दिखेंगे, एंड लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स भी नहीं दिखेंगे, जो लंबे रेंज के फॉर्म में बनते हैं, पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर द नॉर्दर्न Amazon basin and in southwest along the upper part of Paraguay basin there are no wide plains in the country। इसका मीनिंग आप समझिए कि एक्सेप्ट दो चीज़ को छोड़ के, दो चीज़ क्या है, एक नॉर्थ में, ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप चलोगे तो एक अमेज़न बेसिन है। इतना जो एरिया आप देख रहे हो ये अमेज़न बेसिन है। इसका मतलब है कि अमेज़न का जो मेन रिवर है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज उसमें जाके जो मिलते हैं, उनका ये जगह है, मतलब ये उनका एरिया है जहाँ से ये फ्लो होते हैं।
और ये एरिया को अमेजोन बेसिन बोलते हैं, क्योंकि बेसिन का मतलब वही होता है कि जो रिवर उस जगह से जा रहा है उसके लिए वो रास्ते रहते हैं, उसके लिए वो जगह होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स होते हैं और ये लो लाइंग एरिया है। कंपेयर करेंगे अगर ये वाले पार्ट से, हाईलैंड के पार्ट से, तो ये थोड़ा नीचे है ज़मीन के लेवल। यहाँ पे आप देखिए डार्क ग्रीन का जो शेड है यहाँ पे 0 से 200 दिया है यहाँ पे मीटर्स में, और ये बाकी उससे ऊंचे हैं, तो ये थोड़ा निचला पार्ट है। तो यहाँ पे समझिए कि थोड़ा सा डाउन ग्राउंड है, तो यहाँ से रिवर्स का जो फ्लो रहता है वो यहाँ पे, और ये प्लेन भी एरिया है, ये भी याद रखिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, प्लेन है। जैसे ये प्लेटो है वैसे ये प्लेटो नहीं, ये प्लेन है। जैसा नॉर्थ इंडियन प्लेन हमने इंडिया के लिए पढ़ा था कि पूरे के पूरे ज़मीन पे फ्लैट एरिया रहता है और उसमें पूरे के पूरे सॉइल्स रहते हैं, मट्टी रहते, पूरे पहाड़ पत्थर ऐसे नहीं रहते। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो एक अमेजोन बेसिन आप देखोगे, एक्सेप्ट बोला है मतलब दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो नॉर्थ में अमेजोन बेसिन देखोगे एंड इन साउथ वेस्ट, ब्राज़ील का साउथ पार्ट आइए, उसके बाद वेस्ट में आइए, तो एक आपको प्लेन और दिखेगा यहाँ पे। और ये प्लेन कहाँ पे है एग्जैक्टली अगर इसके अकॉर्डिंगली देखें तो क्या लिखा है कि देखिए एक अमेजोन बेसिन जो यहाँ पे हो गया, एंड इन साउथ वेस्ट, साउथ के वेस्ट में एक बेसिन और एक प्लेन और है। बेसिन मतलब एक प्लेन और है, वो है किधर, अलोंग द अपर पार्ट ऑफ पैराग्वे बेसिन। तो पैराग्वे एक रिवर है स्टूडेंट्स, ये रिवर का नाम है पैराग्वे, और यहाँ पे एक कंट्री भी है पैराग्वे। वो रिवर पूरा उसमें से जाता है और आगे चल के अर्जेंटीना में मिलता है, आगे देखेंगे। तो ये पूरा जो रास्ता है पैराग्वे रिवर का, ये रिवर पैराना रिवर, इसको छोड़ दीजिए, पैराग्वे रिवर जो है स्टूडेंट्स, वो रिवर जितने रास्ते तक जाएगा तो वो रास्ता पूरा क्या रहेगा, जैसे अमेजोन रिवर जाता है तो अमेजोन बेसिन कहलाता है, वैसे पैराग्वे रिवर के लिए जितने भी रास्ते रहेंगे, जितनी भी जगह रहेंगे, वो पैराग्वे बेसिन होगा। पैराग्वे प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ आप देखिए। तो पैराग्वे बेसिन अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। तो पूरे पैराग्वे रिवर के लिए जो अपर पोर्शन है, यहाँ वाला पोर्शन, उसके अलोंग में, उसके बाजू में ही, जैसा जैसा ये गया है वैसे ये प्लेन भी गया है। तो इनका बोलने का मतलब यही है कि साउथ के वेस्ट में जब आप पैराग्वे रिवर पे आओगे तो पैराग्वे रिवर का जो भी बेसिन है उसके ऊपर साइड में चलोगे तो उसके अलोंग में ही एक प्लेन और है, और यही दो प्लेन पूरे ब्राज़ील में पाए जाते हैं, इसके सिवा और कोई प्लेन नहीं है। तो फिर से अगर आप देखो तो ये लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर नॉर्दर्न अमेजोन बेसिन, मतलब नॉर्थ में अमेजोन बेसिन एंड इन साउथ वेस्ट में अलोंग द अपर पार्ट, अलोंग देखिए ये अलोंग है और ये पैराग्वे बेसिन का अपर पार्ट है। तो अलोंग द अपर पार्ट में आपको एक प्लेन और मिलेगा। तो अपर पार्ट्स ऑफ पैराग्वे बेसिन देयर आर नो वाइड प्लेन्स, कोई भी ऐसे बड़े बड़े प्लेन्स नहीं। जैसे ये तो बहुत बड़ा प्लेन है, ये भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इन दोनों के बाद या इसके बाद अगर इससे छोटा ये है तो इतना बड़ा फिर वाइड प्लेन आपको पूरे ब्राज़ील में कहीं नहीं दिखेगा। तो क्या लिखा है कि देयर आर नो वाइड प्लेन्स इन द कंट्री, पूरे कंट्री में और कोई प्लेन नहीं दिखेगा। प्लेन का मतलब आप समझिए कि इतने एरिया में ज़मीन जो है ज़्यादातर मिट्टी वाले रहते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद एक स्टेटमेंट आगे क्या लिखा है कि इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांस। अगर कोस्ट की बात करेंगे तो कोस्ट में भी प्लेन्स है, लेकिन वो एकदम रेस्ट्रिक्ट है, छोटे छोटे प्लेन्स है, मतलब ज़्यादा वाइड नहीं है। तो कोस्टल में भी प्लेन एरिया है, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़े सैंड्स तो रहेंगे, तो वहाँ पे प्लेन फॉर्म है, लेकिन वो भी ज़्यादा एक्सपांस नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है मतलब। तो आपको इतना समझना है कि पूरे ब्राज़ील में दो मेन करके प्लेन्स है, एक तो अमेजोन बेसिन्स जहाँ पे अमेजोन रिवर फ्लो होता है, उसके ट्रिब्यूटरीज भी होते हैं। दूसरा एक बेसिन यहाँ पे है जो पैराग्वे रिवर के अपर पार्ट में अलोंग साइड में देखोगे, और इनको छोड़ के उसके बाद एक कोस्टल प्लेन की अगर बात करेंगे तो वो भी एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। तो पूरा आपने क्या देखा कि कर्सरी रुख एक अगर ग्लैंस देखोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको दिखेगा हाईलैंड्स, प्लेट्यूज एंड स्मॉल माउंटेन्स। कोई माउंटेन के रेंज या बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे। फिर दो प्लेन आपको देखने को मिलेगा, एक अमेजोन बेसिन और एक यहाँ पे ये वाला, और उसके बाद जो कोस्टल प्लेन है वो भी एकदम लिमिटेड है। चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ चलिए इसके आगे यही है कि टोटल जो ब्राज़ील का फिजिकल डिवीजन है वो 5 है, जैसे इंडिया का था वैसे यहाँ पे 5 है, लेकिन इनके 5 क्या है, द हाईलैंड्स है, द ग्रेट एस्कार्पमेंट है, द कोस्टल रीजन है, द प्लेन्स है और द आइलैंड ग्रुप्स है, जिसमें से हम 3 देखने वाले हैं। द हाईलैंड्स देखने वाले हैं इस वीडियो में, द ग्रेट एस्कार्पमेंट देखेंगे और द कोस्टल रीजन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं द हाईलैंड से। तो हाईलैंड के बारे में क्या पढ़ना है देखेंगे। क्या लिखा देखिए कि द सदर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेट्यू, इट इज़ डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स और ब्राज़ीलियन शील्ड और ब्राज़ीलियन प्लेटो। तो द सदर्न ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो साउथ पार्ट है
इज़ ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेटो। यहाँ पे ज़्यादातर प्लेटो से ऑक्यूपाइड हुआ है। ज़्यादातर ज़मीन आपने देखा था, हाईलैंड्स थे, माउंटेन्स थे, उसके अंदर छोटे छोटे, और ज़मीन एकदम प्लेटो टाइप के हैं। तो इन तीनों को मतलब इन पूरे पार्ट को, ये जो यहाँ के जो पार्ट आप देखोगे, इतने पार्ट को 3 नाम से बोला जाता है, डिफरेंटली अलग अलग नाम से बोला जाता है। और वो क्या है? एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, ब्राज़ीलियन शील्ड और ब्राज़ीलियन प्लेटो। मतलब ये पूरा जो है, इतने पार्ट को 3 अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। बस आपको इतना समझना है कि ब्राज़ील के सदर्न पार्ट जो है वो ज़्यादातर प्लेटो से ऑक्यूपाइड है, और उसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड से बोला जाता है, ब्राज़ीलियन शील्ड बोला जाता है, और ब्राज़ीलियन प्लेटो बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है कि, एक मिनट, ब्राज़ीलियन एंड गयाना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे फिर से आप समझिए कि एक तरफ आपने देखा कि इस तरफ वाले जगह को ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोला जाता है, तो और बाकी ये तो आप देख रहे हो प्लेन एरिया है। लेकिन अगर ये प्लेन एरिया के इस तरफ चलेंगे आप, तो एक हाईलैंड और है जिसको गयाना हाईलैंड बोला जाता है। मतलब पूरे ब्राज़ील में 2 हाईलैंड है। एक तो पूरा कंप्लीटली ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, दूसरा जो हाईलैंड है वो उसका थोड़ा सा पार्ट ब्राज़ील में आता है, थोड़ा सा पार्ट ऊपर के कंट्रीज में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एक तरफ अगर आप देखोगे ब्राज़ील के एक तरफ, तो आपको एक तरफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड दिखाई देगा, ब्राज़ीलियन, और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एक हाईलैंड और आपको दिखाई देगा जिसको बोलते हैं गयाना हाईलैंड्स। लेकिन इस हाईलैंड को अगर आप देखते हो तो इसका लोअर पार्ट आप देख रहे हो कहाँ पे आ रहा है, ब्राज़ील के अंदर आ रहा है, और अपर पार्ट जो है वो इसके आगे के जो नेबरिंग कंट्रीज थे वहाँ पे आ रहा है, वो हमको देखना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ब्राज़ीलियन, मतलब 2 हाईलैंड आप देख चुके हो कि ब्राज़ीलियन ये वाला एंड गयाना हाईलैंड्स ये वाला, टुगेदर अगर दोनों को एक साथ हाईलैंड को लिया जाए, क्योंकि ये तो प्लेन एरिया है, फॉर्म द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अगर इन दोनों को समझा जाए तो साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है ये, इसमें ये 2 जो हाईलैंड है ये लोग एकदम कोर है। कोर मतलब पूरे पत्थर से मजबूत है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे पूरा कॉन्टिनेंट का जो ताकत है, मजबूती जो है वो ये दोनों हाईलैंड ने संभाल के रखा, क्योंकि ठोस पूरे रॉक से, एकदम पत्थर से, टफ पत्थर से ये दोनों बने हुए। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो स्ट्रेंथ है वो यहीं पे है, और इसीलिए बोला जा रहा है कि ब्राज़ीलियन एंड गयाना हाईलैंड्स, ब्राज़ीलियन एंड गयाना हाईलैंड्स। देखिए गयाना हाईलैंड्स पूरा ब्राज़ील में नहीं, याद रखना, अब आगे देखने भी वाले हो। तो ब्राज़ीलियन एंड गयाना हाईलैंड्स टुगेदर फॉर्म द कोर ऑफ, पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोर, एकदम स्ट्रेंथ पार्ट समझा जाता है। चलिए आगे जो लिखा है वो देखते हैं। आगे क्या लिखा है कि द मेन पार्ट ऑफ द गयाना हाईलैंड्स इज इन वेनेजुएला एंड इट एक्सटेंड्स अप टू फ्रेंच गयाना। अब देखिए ये गयाना हाईलैंड आपने देखा, इसका जो मेन पार्ट है या ज़्यादा पार्ट अगर आप देखोगे तो ये इस जगह पे आता है, वेनेजुएला कंट्री में, जो नेबरिंग कंट्री है किसका, ब्राज़ील का। तो यही लिखा है कि द मेन पार्ट ऑफ द गयाना हाईलैंड इज़ इन वेनेजुएला। अब थोड़ा इसमें इमेजेस में थोड़ा आप समझना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पार्ट वेनेजुएला में नहीं गया, लेकिन ऐसा रियल में कैसा है कि गयाना हाईलैंड जितना भी एग्जैक्टली है उसमें उसका ज़्यादा जो पार्ट है वो वेनेजुएला कंट्री में आता है। तो द मेन पार्ट ऑफ द गयाना हाईलैंड्स इज़ इन वेनेजुएला, वो वेनेजुएला में है। उसके बाद वो एक्सटेंड हुआ है, और फिर और ये जो पार्ट है ऐसा करते करते यहाँ तक आया। तो यहाँ वाला जो पार्ट है वो फ्रेंच गयाना है। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ, जैसे यहाँ पे गयाना में भी आया है, फिर सूरीनेम पे आया है, उसके बाद यहाँ पे आया है फ्रेंच गयाना। मतलब ऊपर का जो पार्ट है, हाईलैंड का जो ऊपर पार्ट है या मेन पार्ट वेनेजुएला में है, और वो एक्सटेंड होते होते फ्रेंच गयाना तक आया है। आप याद रखिए कि गयाना हाईलैंड का जो मेन पार्ट है वो वेनेजुएला में है, और पूरा का पूरा धीरे धीरे वो कहाँ तक आया है, तो फ्रेंच गयाना। ये सब कंट्री है स्टूडेंट्स, जो ब्राज़ील के नेबरिंग कंट्री से ऊपर की तरफ। इतना देखने के बाद आपको ये जो गयाना हाईलैंड का जो थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, वो आपको ब्राज़ील में दिख रहा है। देखिए तो ब्राज़ील में भी कुछ स्टेट को उसने कवर किया है। ब्राज़ील तो कंट्री है, उसमें जो स्टेट्स उसको कवर किया वो आगे यहाँ पे बताया है। देखिए इन ब्राज़ील इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ रोराइमा, पैरा और अमापा इन द नॉर्थ। तो ब्राज़ील में अगर आप आओगे, क्योंकि इतना कंट्री ने हाईलैंड को तो ले लिया, गयाना हाईलैंड को, और इतना हाईलैंड जो है अभी बचा है गयाना, जो ब्राज़ील के अंदर आ रहा है। और ब्राज़ील के अंदर कौन कौन से स्टेट में आ रहा है, देखिए एक रोराइमा आ रहा है, उसके बाद एक पैरा आ रहा है, पैरा के ऊपर में आ रहा है, और एक अमापा में आ रहा है इन द नॉर्थ में। देख रहे ब्राज़ील के नॉर्थ में ये 3 स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर गयाना हाईलैंड के कुछ पार्ट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा था, लोअर पार्ट ऑफ दीज हाईलैंड्स इज फाउंड इन ब्राज़ील। तो इस हाईलैंड का, गयाना हाईलैंड का जो लोअर पार्ट है, आप अगर देखोगे तो ब्राज़ील में दिखाई दे रहे हैं, है ना। गयाना का अपर पार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है, वेनेजुएला में ज़्यादा आ रहा है, गयाना में आ रहा है, सूरीनेम पे आ रहा है, फ्रेंच गयाना में भी आ रहा है। लेकिन गयाना हाईलैंड का जो लोअर पार्ट है वो ब्राज़ील के नॉर्थ में आ रहा है। तो वो यहाँ पे लिखा है द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड इज फाउंड इन ब्राज़ील। तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे कि द सदर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाई एक्सटेंसिव प्लेटो।
सदर्न ब्राज़ील जो है ज़्यादातर प्लेट्यू से भरा हुआ है। इसको अलग अलग नाम से अगर देखा जाए तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोला जाता है, ब्राज़ीलियन शील्ड बोला जाता है और ब्राज़ीलियन प्लेटो भी बोला जाता है। फिर हमने देखा कि दो अलग अलग हाईलैंड्स है यहाँ पे, एक तरफ है ब्राज़ीलियन हाईलैंड और दूसरी तरफ है गयाना हाईलैंड्स, और ये दोनों साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कोर बनते हैं। और गयाना हाईलैंड का जो मेन पार्ट है वो वेनेजुएला में है और वो आते आते फ्रेंच गयाना तक आया है। और ये बीच में दो चीज़ और हैं, देख लीजिए। ब्राज़ील में कौन कौन से स्टेट में कवर होता है गयाना हाईलैंड, तो वो है रोराइमा, पैरा और एमापा। और इसीलिए ब्राज़ील का जो नॉर्थ पार्ट है वो हाईलैंड के लिए, गयाना हाईलैंड के लिए लोअर पार्ट है। तो द लोअर पार्ट ऑफ दिस हाईलैंड इज फाउंड इन ब्राज़ील। चलिए, इतना हाईलैंड के बारे में हमने पढ़ा। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है कि बट द हाइस्ट पीक ऑफ ब्राज़ील, पिको डी नेब्लिना, इज 3014 मीटर हाई एंड लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राज़ील एंड वेनेजुएला। लेकिन देखिए क्या हो रहा है कि ये तो पूरा कौन सा पार्ट है, आप देख रहे हो कि ये प्लेन पार्ट है और माउंटेन सब यहाँ पे, तो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज, हाईलैंड सब ये वाले एरिया में है। लेकिन हाईएस्ट पीक की अगर बात करें, सबसे ऊंचा अगर कोई माउंटेन का पीक है तो वो इतने जो मेन करके जहाँ पे प्लेट्यूज ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ब्राज़ील के इस जगह पे दिखाई दे रहा है, जो जहाँ पे एक तरफ ब्राज़ील है और एक तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला और ब्राज़ील के बॉर्डर पे एक पीक है जो सबसे हाईएस्ट है, जिसको बोला जाता है पिको डी नेब्लिना। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको ये सब पढ़ते पढ़ते आपका मैप का जो क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप 2-2, 3-3 बार देखते रहिए। अगर आपके पास कुछ टाइम नहीं बचा, बोर हो रहे तो आप यही सब देखते रहिए, क्योंकि ये सबसे आपको जो ये सब मैप है वो सब समझ में आ जाएगा और आपको पूरा लेसन भी आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो हमने क्या देखा कि हाईएस्ट पीक जो है, लेकिन यहाँ पे छोड़ के वो यहाँ पे है जो ब्राज़ील और वेनेजुएला के बॉर्डर पे है, जिसका नाम है पिको डी नेब्लिना और जिसकी हाइट है 3014 मीटर। चलिए इसके आगे देखते हैं। द रीजन्स टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैव एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर, बट इन अदर पार्ट्स द अल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1000 मीटर। यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाना पड़ेगा मुझे कि क्या बताना चाहता हूँ कि द रीजन्स टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये आप जानते हो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, इसका ईस्ट पार्ट ये है और साउथ पार्ट ये है। मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे लोगों ने क्या बोला है कि द रीजन्स टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैव एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर। यहाँ का जो लैंड मास की जो ऊंचाई है सी लेवल से वो 1000 से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जो कलर है ऑरेंज कलर, वो स्पॉट्स जो भी आप देख रहे हो ये ऐसे लैंड मासेस है जिनकी ऊंचाई, जिनकी हाइट सी लेवल से कितना है 1000 मीटर की है। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये नॉर्थ एरिया ब्राज़ील के नॉर्थ पार्ट में नहीं पाए जा रहे हैं, ये साउथ के ईस्ट पार्ट में पाए जा रहे हैं। तो वही लिखा है, द रीजन्स टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैव एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर, बट इन सम अदर पार्ट्स, इनको छोड़ के इतने जगह को ये जो ऑरेंज पार्ट है, ऑरेंज कलर के जो शेड्स हैं, इनको छोड़ के बाकी का जो पार्ट है वहाँ पे भी जो अल्टीट्यूड है वो कितना है 500 से 1000 है। तो बट इन अदर पार्ट्स द अल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1000 मीटर। चलिए इतना आपको सिर्फ समझना था। आगे क्या लिखा है? द हाईलैंड्स ग्रेजुअली स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप। अभी हाईलैंड की बात करेंगे तो इसका जो स्लोप है, जैसा अगर हाईलैंड ऐसा है तो स्लोप ऐसा हो रहा है, देखिए ऐसा स्लोप हो रहा है, और ये जो स्लोप है वो इस तरफ नहीं हो रहा है, ये इस तरफ हो रहा है, नॉर्थ की तरफ स्लोप हो रहा है। नॉर्थ की तरफ वो लोग ढलान पे हैं, ऐसा समझिए। और वो नॉट वेरी स्टीप, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, ऐसा करके नहीं है, ऐसा जेंटल है, तो नॉट वेरी स्टीप ऐसा समझिए कि वो जो स्लोप है वो ऐसा करके है, ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लोप हो रहा है, आगे की तरफ धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा नॉट वेरी स्टीप, ऐसा स्लोप नहीं हो रहा है, ये आपको समझना है। तो द हाईलैंड्स ग्रेजुअली स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये पूरा जो हाईलैंड है नॉर्थ की तरफ स्लोप हो रहा है धीरे धीरे, एंड स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप, इस तरफ का जो समझिए इस तरफ स्टीप नहीं है, ज़्यादातर ऐसे स्लोप्स नहीं हैं। चलिए आगे क्या लिखा है कि द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजोन फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन मेक रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। तो ये रीजन में जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब वो रिवर जो लास्ट में अमेजोन में जाके मिलती है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब आप जानते हो कि जो मेन नदी होता है उसके अंदर जो छोटी छोटी नदी आके मिलती हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ इस जगह पे जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं, और भी होते हैं, ये मेन दिखा है, बहुत सारे रिवर्स है स्टूडेंट्स। तो जो ट्रिब्यूटरीज है जो अमेजोन में फाइनली जाके मिलते हैं फ्लोइंग इन दिस रीजन, ये रीजन में मेक्स रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। रैपिड्स मतलब इनका फ्लो जो है वो तेज़ होता है, स्विफ्ट होता है, और वो वाटरफॉल्स भी बनाते हैं। जैसा अगर थोड़ा सा देखेंगे तो इस तरीके से रैपिड्स होते हैं, बहुत तेज़ी से बहते हैं वो लोग, और बहुत जगह पे वो लोग ने क्या बना के रखा है, वाटरफॉल्स भी बना है, क्योंकि रैपिड होने की वजह से वाटरफॉल्स भी बनता है। ये वैसा वाटरफॉल नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो जेंटल मतलब स्टीप है, पर एकदम सडनली स्टीप नहीं है।
फिर आगे चलिए, आगे चलते हैं, हमने पीछे का रिवीजन नहीं किया, आगे देख लेते हैं क्या लिखा। देखिए कि टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप बट नॉट एब्रप्ट। हमने देखा कि चलिए आगे भी, ए नंबर ऑफ रिवर्स टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड्स टू मीट द एटलांटिक ओशन। ये है एटलांटिक ओशन नॉर्थ साइड का। तो जैसा हमने पहले भी देखा था इस तरफ स्लोप है, और क्या बोला है कि टुवर्ड्स द नॉर्थ, अगर इस तरफ आएंगे डायरेक्टली इतने एरिया में, तो द टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप। यहाँ पे भी स्लोप स्टीप है, मतलब स्टीप है लेकिन बट नॉट एब्रप्ट, मतलब ऐसा स्टीप नहीं है कि ऐसा गया है और ऐसी स्टीप हो गया, स्टीप है, थोड़ा ऐसा है। देखिए जैसे पीछे इस तरफ अगर हमने देखा था तो वो थोड़ा ऐसा था, लेकिन इस तरफ का थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन फिर भी एब्रप्ट नहीं है, मतलब ऐसा सडनली ऐसा नीचे नहीं आया कहीं पे भी। स्टीप यहाँ के कंपैरिजन में ऐसा है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा था तो वो थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जिसको बोलते हैं एब्रप्ट। तो टुवर्ड्स द नॉर्थ इस तरफ की बात करेंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप, स्लोप्स स्टीप है बट नॉट एब्रप्ट, ऐसा नहीं है अचानक कहीं पे स्टीपनेस ज़्यादा नहीं आ गया है। ए नंबर ऑफ रिवर्स टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स। तो यहाँ पे जो हाईलैंड्स है इसका जो किनारे पे आते होंगे, जो ऊंचे ऊंचे लैंड मासेस आते होंगे उसके किनारे पे टर्मिनल पे बहुत सारे ऐसे रिवर्स आते हैं जो क्या होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं और फिर फाइनली वो लोग धीरे धीरे करते धीरे धीरे मतलब फास्ट ही रहते हैं और वो एटलांटिक ओशन में आके मिलते हैं यहाँ की तरफ। जैसे यहाँ वाले अमेज़ॉन में गए थे और यहाँ पे स्टीप तो था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे स्टीप है लेकिन एब्रप्ट नहीं है, अचानक कोई स्टीप नहीं आया है, धीरे धीरे ही आया है, मतलब थोड़ा सा इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसा समझिए। तो टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप बट नॉट एब्रप्ट, स्टीप है पर अचानक ही स्टीप नहीं हो रहे, ग्रेजुअली हो रहे हैं। ये नंबर या इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, ऐसा समझिए। ए नंबर ऑफ रिवर्स टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स, हाईलैंड्स के किनारे का जो पोर्शन अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरे पत्थर एरिया है। ब्राज़ील का कभी आप मैप देखिए या सीन्स आप इसमें ढूंढिए वेबसाइट में, सॉरी गूगल में, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे ज़मीन होते हैं वहाँ पे, तो आपको रिवर्स के भी अंदाजे आ जाएंगे। तो ए नंबर ऑफ रिवर्स टेक ऑफ फ्रॉम द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स एंड फ्लो नॉर्थवर्ड, और वो नॉर्थ की तरफ जाते हैं और मिल जाते हैं कहाँ पे, एटलांटिक ओशन में। चलिए नॉर्थ की तरफ का आपने देखा, अब साउथ की तरफ अगर चलते हैं तो क्या लिखा है कि सम मेजर रिवर्स लाइक यूरुग्वे, पैराग्वे एंड पैराना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हाईलैंड्स एंड एंटर अर्जेंटीना। जैसे एक तरफ नॉर्दर्न स्लोप बन जाता है तो एक तरफ सदर्न स्लोप बन जाता है, मतलब कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनका स्लोप इस तरफ आ जाता है, वहाँ से जो भी रिवर्स है जैसे पैराग्वे रिवर्स, पैराना रिवर्स, यूरुग्वे रिवर्स, तो ये लोग जब फ्लो होते हैं तो इस तरफ नहीं जाते क्योंकि उनका स्लोप इस तरफ आता है, साउथ की तरफ। तो लिखा है कि सब मेजर रिवर्स लाइक यूरुग्वे, पैराग्वे एंड पैराना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सदर्न स्लोप्स ऑफ हाईलैंड्स। शुरू कहाँ से होते हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, वो लोग हाईलैंड के सदर्न टर्मिनल से होते हैं, यहाँ पे जो हाईलैंड्स होते हैं वहाँ से, और वो लोग जाते किधर हैं, वो लोग यहाँ से निकल के अर्जेंटीना में जाके मिलते, मतलब चले जाते हैं, ऐसा समझिए। यहाँ पे जितना बताया उतना हम समझेंगे कि यूरुग्वे अगर आप देखोगे तो ये रिवर है, देखिए जो अगर आप देखो तो ये कंट्री है यहाँ पे यूरुग्वे, उसके बाद यहाँ पे अर्जेंटीना है। पैराग्वे यहाँ पे कंट्री है, उसके बाद अर्जेंटीना है, और उसके नाम को, इस रिवर के नाम को ही पैराग्वे रिवर भी बोला और ये पूरी जगह को पैराग्वे बेसिन भी बोला जाता है। तो यूरुग्वे ये यहाँ से अर्जेंटीना में आया है, पैराग्वे यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है यहाँ के सदर्न टर्मिनल से हाईलैंड के, और वो आया है वापस से अर्जेंटीना में गया है। फिर पैराना वो भी सदर्न हाईलैंड के सदर्न टर्मिनल से ओरिजिनेट हुआ है और वो भी आया है ऐसा करते करते फाइनली अर्जेंटीना में। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सब मेजर रिवर्स, ये लोग मेजर रिवर्स है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स भी हैं पर वो सबको कवर नहीं किया जा सकता। तो सब मेजर रिवर्स लाइक यूरुग्वे, पैराग्वे एंड पैराना ओरिजिनेट्स फ्रॉम सदर्न स्लोप्स ऑफ द हाईलैंड। हाईलैंड का जो सदर्न स्लोप है वहाँ से वो लोग निकलते हैं और आते कहाँ पे, मिलते कहाँ पे, अर्जेंटीना। इतना याद रखना था। और उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इट्स स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट इज स्टीप एंड इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एन एस्कार्पमेंट। तो देखिए इसका मतलब है कि हमारा जो हाईलैंड है, कौन सा, ब्राज़ील का जो ये हाईलैंड है, इसका स्टीप जो है, इसका जो स्लोप है ईस्ट की तरफ है, मतलब यहाँ वाले का इस तरफ है, यहाँ वाले का इस तरफ है, यहाँ वाले का इस तरफ है, और यहाँ वाले का जो ईस्ट की तरफ है वो स्टीप है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्टीप नहीं था, पहले बताया था। यहाँ पे बोला था स्टीप है पर एब्रप्ट नहीं बोला था। यहाँ पे स्टीप के बारे में बोला ही नहीं आपको, लेकिन यहाँ के बारे में अगर आप बात करो तो स्टीप है, मतलब डायरेक्टली ऐसा। अब देखोगे, आप पिक्चर देखोगे तो आपको समझेगा क्या लिखा है कि इट्स स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट इज स्टीप एंड इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एन एस्कार्पमेंट। यहाँ पे आपको इस तरीके के स्कार्पमेंट्स दिखाई देंगे। देखिए ऐसा स्टीप आता है, देख रहे हो आप, ये बहुत बड़ा ऊंचाई है स्टूडेंट्स। ऐसे प्लेटेज आते हैं और डायरेक्टली इससे खाई के जैसा नीचे हो जाते हैं, एकदम फ्लैट वर्टिकल पोजीशन में। इसको बोला जाता है स्टीप, एकदम प्योर स्टीप ऐसा बोले तो।
तो ये यहाँ पे देखना था कि इट्स स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट इज़ स्टीप। ईस्ट की तरफ पूरे हाईलैंड का जो स्लोप है वो स्टीप है, लेकिन और ये अपीयर होता है किसके से, स्कार्पमेंट। वो जो आपने फोटो देखा ये स्कार्पमेंट है, इसको स्कार्पमेंट बोलते हैं कि सडनली नीचे की तरफ स्टीप हो जाना लैंड मासेस का, उसको बोलते हैं स्कार्पमेंट। इसके बारे में हमको पढ़ना भी है वैसे भी। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि नॉर्थ की तरफ अगर आप चलोगे तो स्टीप है लेकिन एब्रप्ट नहीं है। अचानक यहाँ पे नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो स्टीप है पर एब्रप्ट नहीं है। और बहुत सारे रिवर्स है जो हाईलैंड के नॉर्दर्न टर्मिनल से निकलते हैं और अटलांटिक ओशन में जाके मिलते हैं। साउथ में अगर सदर्न हाईलैंड के सदर्न टर्मिनल से जो मेजर रिवर्स आते हैं उनका नाम है यूरुग्वे, पैराग्वे, पैराना, और वो अर्जेंटीना में आके मिल जाते हैं। हाईलैंड का जो ईस्ट साइड है वो एकदम स्टीप वाला है और वो लोग स्कार्पमेंट फॉर्म करते हैं। यहाँ तक ख़त्म होने के बाद आपका जो नया फिजिकल डिवीजन है वो आता है स्कार्पमेंट। तो चलिए द ग्रेट स्कार्पमेंट के बारे में बोलेंगे। क्योंकि ग्रेट, आप पिक्चर देखिए, आपको जो आपने फोटो देखा था स्कार्पमेंट का उसी से समझ में आया कि कितना ग्रेट है। आप डर जाओगे अगर रियल में ऐसा सीन देखोगे तो। चलिए देखते हैं इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है कि दो इट ऑक्यूपाइज ए वेरी स्मॉल एरिया द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड द इफेक्ट इट हैज़ ऑन द क्लाइमेट मेक्स इट ए सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। इसका मीनिंग आपको बता रहा हूँ कि दो इट ऑक्यूपाइज ए वेरी स्मॉल एरिया, जो स्कार्पमेंट है वो कम ही एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कम ही एरिया ऐसा समझिए। ज़्यादा एरिया तक स्कार्पमेंट आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन ईस्ट साइड में ही हैं वो लोग। तो स्कार्पमेंट जो है कम एरिया ऑक्यूपाई करता है पूरे ब्राज़ीलियन हाईलैंड में। अगर देखा जाए तो स्कार्पमेंट जो है, जो आपने पिक्चर देखा था अभी, वो कम ही एरिया ऑक्यूपाई करता है। लेकिन क्या बोला है, द नेचर ऑफ इट्स स्लोप, आपने देखा उसका स्लोप कैसा है, ऐसा करते प्लेटो से आने के बाद सीधा ऐसा है। ये टाइप का जो नेचर है उसकी वजह से क्या हुआ आप देखिए, एंड द इफेक्ट इट हैज़ ऑन द क्लाइमेट, इसके वजह से ना क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ा है स्टूडेंट्स, जिसके से एक नया फिजियोग्राफिक रीजन आ गया है। एक उसको सेपरेट करता है, मेक्स इट ए सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन, एक अलग ही फिजियोग्राफिक रीजन बनाता है। आप समझोगे ये जो चीज़ है, मैं यहाँ पे इतना बताना चाहता हूँ कि वो स्कार्पमेंट के वजह से ब्राज़ीलियन के क्लाइमेट में कुछ तो फ़र्क पड़ता है। और वो फ़र्क आप थोड़ी देर के बाद देखोगे, मैं आपको बताऊँगा, याद करना। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि देखिए ये फ़र्क पड़ता था जहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है। यहाँ पर यही बताइए कि ये जो अचानक स्लोप हुआ है इसके वजह से ब्राज़ील के कुछ क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, जो एक सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन स्कार्पमेंट के वजह से हो रहा है। बस आप याद रखिए कि ये कहाँ पे हुआ। जब आपको वो रीज़न मिलेगा कि हाँ अच्छा ऐसा स्कार्पमेंट की वजह से ऐसा बदलाव आता है क्लाइमेट में, तब आप इन लाइन का मतलब समझोगे कि स्कार्पमेंट की वजह से फिजियोग्राफिक रीजन एक अलग हो जा रहा है उसके वजह से। चलिए इसके आगे जो लिखा वो देखते हैं। क्या लिखा देखिए, द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज़ डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द स्कार्पमेंट। तो स्कार्पमेंट की वजह से ईस्टर्न जो साइड है वो डिमार्क हो गया। डिमार्क मतलब समझ रहे हो कि अचानक से ही अलग हो गया है। जैसे प्लेटो था, प्लेन था, हर जगह पे ज़मीन ऐसे ही था, समझिए ऐसे ही था, लेकिन अचानक ऐसा हो गया, फिर उसके बाद अलग अलग ऐसा हो गया। तो इसको बोलते डिमार्क, मतलब हर जगह एक जैसा नहीं है, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। तो वही लिखा है कि द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड इज़ डिमार्केटेड। इस हाईलैंड का जो ईस्टर्न साइड है वो डिमार्क हो गया है बिकॉज ऑफ द स्कार्पमेंट। स्कार्पमेंट की वजह से डिमार्केशन आ गया, मतलब अचानक ही जैसा ज़मीन हर जगह पे पाया जाता है वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, एकदम अलग हो गया है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि इन दिस रीजन द अल्टीट्यूड ऑफ द स्कार्पमेंट इज़ 790 मीटर और इन सम रीजन्स द हाइट डिक्रीजेज ग्रेजुअली। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो हाइट कितना है, देखिए आप 790 मीटर तक है और कहीं कहीं पे कम भी हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो स्कार्पमेंट के जो हाइट्स हैं कहीं कहीं पे 790 मीटर है और कहीं कहीं पे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि दो इट ऑक्यूपाइज इज वेरी स्मॉल एरिया द नेचर ऑफ इट्स स्लोप। हमने ये देखा कि स्कार्पमेंट का जो एरिया है वो कम है ब्राज़ीलियन हाईलैंड में, लेकिन उसकी वजह से क्लाइमेट में बहुत चेंजेस आते हैं जो एक नया ही फिजियोग्राफिक रीजन बन जाता है। और दूसरा हमने देखा कि ये एक जैसा प्लेटो नहीं है, कहीं कहीं पे अचानक ही ऐसा चेंजेस आता है जिसको बोलते हैं डिमार्केशन, कि अलग अलग देखिए जैसे एक जैसा कुछ नहीं लग रहा, कहीं यहाँ पे है फिर एक ज़मीन रहेगा फिर टूटा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं डिमार्केशन। फिर इस रीजन में आप अगर डिमार्केटेड स्कार्पमेंट को देखोगे तो, या स्कार्पमेंट को देखोगे तो उसकी जो हाइट है वो आपको 790 मीटर तक दिखाई देगी और धीरे धीरे वो कहीं कहीं एरिया में क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या लिखा है कि द स्कार्पमेंट इज़ वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो टू पोर्टो एलिग्री। देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। कहीं कहीं पे एलिगी बोला गया है और कहीं कहीं पे इंडिया में अगर अच्छे से बोलेंगे तो एलिग्री बोलेंगे, पोर्टो बोलेंगे, लेकिन पोर्त्रो ऐसा करके बोला जाता है। आप इसको ले लीजिए, समझ लीजिए। इसका मीनिंग क्या है कि द स्कार्पमेंट इज़ वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पोलो टू पोर्टो एलिगी। मतलब अगर साओ पोलो देखोगे आप, जो यहाँ पे स्टेट है वहाँ से, और
पोर्तो एलिग्री देखोगे जो यहाँ पे है, जो इस स्टेट में आता है, रियो ग्रांडे डो सुल, इसके अंदर इन दोनों के बीच में जो भी स्कार्पमेंट आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्कार्पमेंट का फोटो आपने जो देखा है वैसे टाइप के जो भी स्कार्पमेंट यहाँ पे आते हैं वो बहुत स्टीप है। मतलब स्टीपनेस के मामले में अगर देखा जाए तो जितने भी स्कार्पमेंट यहाँ पे भी हैं उनसे ज़्यादा स्टीप ये लोग हैं। मतलब इनका स्टीपनेस एकदम ऐसा 90 डिग्री हो रहा है, बाकी थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं लेकिन इनका स्टीपनेस ज़्यादा है। तो वही लिखा है द स्कार्पमेंट इज़ वेरी स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप है, खास करके कहाँ साओ पोलो से लेके पोर्टो एलिग्री तक। तो ये जगह पे आपको समझना है। जैसे पिक्चर एक बार अगर आप देखते हो तो ऐसा जैसे यहाँ पे आके एकदम स्टीप हो गए, एकदम सीधे ही हो गए, और ज़्यादा स्टीपनेस आपको ये जगह पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ के जितने भी स्कार्पमेंट हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। आगे क्या लिखा है देखते हैं कि द स्कार्पमेंट एक्ट एज ए बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गिविंग राइज टू द रेन शेडो एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स। यहाँ पे आपको वो चीज़ समझ में आएगा कि स्कार्पमेंट की वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है वो क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द स्कार्पमेंट एक्ट एज ए बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट, किसके लिए रुकावट बनता है वो, टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट मतलब क्या, ये साउथ है ये ईस्ट है, मतलब यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आते हैं, ये जो स्कार्पमेंट्स है, ये पूरे स्कार्पमेंट जो है जो इस तरफ से जो ट्रेड विंड्स आते हैं, सॉरी ट्रेड विंड्स मतलब विंड मतलब वाटर वाले, रेन के विंड जो आते हैं वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं स्टूडेंट्स। स्कार्पमेंट की हाइट आप देख चुके हो, तो यहाँ से जितने भी विंड्स आते हैं वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं और यहीं पे बरस जाते हैं। मतलब इतने एरिया को पानी, रेनफॉल जो है ज़्यादा मिलता है, और ये चीज़ बढ़ के आगे की तरफ इस तरफ नहीं जा पाती। ये जो विंड्स है वो आगे नहीं जा पाते हैं, और जब आगे नहीं जा पाएंगे तो उसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ तक थोड़े बहुत बारिश हो जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाते इनके वजह से, स्कार्पमेंट की वजह से। और ये हो जाता है रेन शेडो एरिया। रेन शेडो मतलब यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम। तो हुआ यहाँ पे यही चीज़ कि क्लाइमेटिक चेंज जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो मैं आपको पहले वाली बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो क्लाइमेट में चेंज आया वो किसकी वजह से आया, ये स्कार्पमेंट की वजह से आया। हालांकि ये लोग कम ही हैं, लेकिन इनकी वजह से एक फिजियोग्राफिक चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट में चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है द स्कार्पमेंट एक्ट एज ए बैरियर टू द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गिविंग राइज टू द रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया कहाँ पे, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स। हाईलैंड का जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे रेन शेडो देखने को मिलता है। यहाँ पे तो रेन शेडो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छे से बारिश होगा, क्योंकि ये ब्लॉक हो रहे तो यहीं पे रह जा रहे, यहाँ पे नहीं जा पा रहे। फिर आगे क्या लिखा है कि द रीजन टू द नॉर्थ ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉट क्वाड्रेटल। और सिंस ये रेन शेडो हो जाता है, यहाँ पे बारिश कम रहता है, तो जैसे ड्रॉट सूखा नहीं बोला जाता है, तो ये क्वाड्रेटल शेप रहता है, या ड्रॉट पॉलीगॉन भी बोला जाता है। इसको ड्रॉट क्वाड्रेटल हमको लिखा है तो वही देखेंगे, इसको ड्रॉट पॉलीगॉन भी बोला जाता है। मतलब एक क्वाड्रेटल टाइप का, 4 साइड का, जैसे 1 2 3 4, या आप ड्रॉट पॉलीगॉन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, स्कार्पमेंट जो है वो स्टीप है, साओ पोलो से लेके पोर्तो एलिग्री तक। उसके बाद ये स्कार्पमेंट बैरियर जैसा एक्ट होते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के लिए, जो ब्लॉक कर देते हैं और यहीं पे बारिश हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ का एरिया रेन शेडो हो जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होता है, और इस जगह के एरिया को बोला जाता है ड्रॉट क्वाड्रेटल। यहाँ पे आपका सेकेंड जो फिजियोग्राफिक डिवीजन था वो खत्म हुआ। अब चलते हैं थर्ड डिवीजन पे, जो है द कोस्टल रीजन। चलिए कोस्टल रीजन के बारे में पढ़ते हैं ब्राज़ील का। तो क्या लिखा वो देखते हैं कि ब्राज़ील हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,400 किलोमीटर। तो ब्राज़ील के पास भी एक अच्छा खासा कोस्ट लाइन है जो 7,400 किलोमीटर का है, जो इंडिया का है 7,500। मतलब अच्छा खासा कोस्ट जो है, इस तरफ अटलांटिक ओशन आप जानते हो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन, तो अच्छा खासा इसको भी कोस्ट लाइन मिला है। फिर आगे क्या लिखा है कि वन में डिवाइड दैट इनटू 2 पार्ट्स नेमली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो कोई भी इसको देखेगा तो कोई भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। इतने से इतने पार्ट को नॉर्दर्न कोस्ट बोला जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है उसको बोला जाता है ईस्टर्न कोस्ट। तो नॉर्दर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, पूरा जो कोस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक नॉर्दर्न कोस्ट और एक ईस्टर्न कोस्ट। आगे क्या लिखा है, द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम एमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो डी ग्रैंडे नॉर्टे इन द ईस्ट। अब जो नॉर्दर्न कोस्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो एमापा है, और यहाँ पे जो स्टेट है वो रियो डी ग्रैंडे डी नॉर्टे। तो वही लिखा है। तो ये आप एक बार समझ लेंगे, इजी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ इतना बता रहा है कि यहाँ से कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक है। तो क्या लिखा है, द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम एमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ। एमापा कहाँ पे, ब्राज़ील के नॉर्थ में है,
टू रियो डी ग्रैंडे डी नॉर्टे या नॉर्ते इन द ईस्ट, जो ईस्ट में है। बस इतना ही था कि अपने को देखिए क्या समझा अभी तक कि पूरा जो कोस्ट है वो 7,400 किलोमीटर है। कोई भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, नॉर्दर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। नॉर्दर्न कोस्ट जो है वो एमापा से लेके रियो डी ग्रैंडे डी नॉर्टे यहाँ तक है, जो ईस्ट में आ रहा है। आगे क्या बताया है कि दिस कैन बी कॉल्ड एज द नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट, फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड्स टुवर्ड द साउथ। अब इनको क्या बोला जा सकता है, इसको नॉर्दर्न कोस्ट को और क्या बोला जाता है कि दिस कैन बी कॉल्ड एज द नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट। इसको नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एटलांटिक ओशन है। और फिर उसके बाद यहाँ से जब देखोगे तो साउथ जो कोस्ट है वो शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्रॉम देयर, यहाँ से द ईस्टर्न कोस्ट, साउथ की तरफ अगर आएंगे तो ईस्टर्न कोस्ट है क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड है ना, ईस्टर्न नॉर्दर्न और ईस्टर्न। तो यहाँ से ईस्टर्न कोस्ट शुरू होता है। तो फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द साउथ, साउथ तक आता है। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो पूरा साउथ तक आता है, ब्राज़ील के साउथ तक। चलिए आगे क्या लिखा है वो देखते हैं कि द नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ्स ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग द अमेजॉन, देयरफॉर दिस रीजन इज ए लो लाइंग रीजन। द नॉर्दर्न कोस्ट, ये जो नॉर्दर्न कोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है कि इज कैरेक्टराइज्ड बाय द माउथ्स ऑफ मेनी रिवर्स। यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जो है यहाँ पे आके मिलते हैं, तो उनका माउथ है समझे यहाँ पे, जिसमें अमेजॉन भी आ जाता है। फिर देयरफॉर दिस रीजन इज़ लो लाइंग एरिया, और यहाँ पे रिवर्स ज़्यादा आते हैं, इसके लिए ये जो रीजन है ये लो लाइंग रीजन है, मतलब सबसे नीचे है, ज़मीन की जो लेवल है ग्राउंड की सी लेवल से बहुत नीचे है। तो इतने ही बोला कि द नॉर्दर्न कोस्ट जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ है। तो द नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ्स ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग द अमेजॉन, देयरफॉर दिस रीजन इज लो लाइंग रीजन। निचला है, बहुत ज़्यादा है, नीचे है ज़मीन, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं है, ऐसा समझिए। आगे क्या लिखा है कि ऑन दिस कोस्ट लाई द मैराजो आइलैंड्स, मैराजो एंड साओ मार्कोस बे। तो यही रीजन पे, मतलब ऑन दिस कोस्ट, इसी कोस्ट पे लाई होता है मैराजो आइलैंड्स, मैराजो एंड साओ मार्कोस बेस। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको मिलेगा मैराजो आइलैंड्स। ऐसा देखिए, ये है मैराजो आइलैंड्स और फिर मैराजो बोला है और साओ मार्कोस बे। तो साओ मार्कोस बे क्या है वो आपको बता रहा हूँ, जो थोड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ पे इसको बोलते हैं साओ मार्कोस बे। थोड़ा सा अगर क्लियर देखेंगे तो ये है, देखिए साओ मार्कोस बे। अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताते चलो, बे का मतलब क्या होता है। देखिए हमने पेनिनसुला पढ़ा था इंडिया में, इंडिया का ये वाला जो पार्ट है इसको पेनिनसुला बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पेनिनसुला? क्योंकि पेनिनसुला का डेफिनेशन है कि लैंड मास जो है ज़मीन, अगर 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है तो उसको पेनिनसुला बोला जाता है। उसी का उल्टा समझिए कि यहाँ पर अगर आप देखो तो बे ऑफ बंगाल है, मतलब अगर वाटर बॉडी है, अगर वो वाटर बॉडी है और वो 3 ज़मीन से घिरा हुआ है, तीनों साइड ज़मीन से, तो उसको बे बोला जाता है। तो पेनिनसुला और बे में जस्ट अपोजिट है कि लैंड मास अगर एक ज़मीन के 3 तरफ पानी है तो वो पेनिनसुला है, और एक पानी के 3 तरफ अगर ज़मीन है तो वो बे है। जैसे बे ऑफ बंगाल में भी यही हो रहा था, यहाँ तक भी ज़मीन है, आप देखिए हो। तो बस इतना समझना। तो एक तरफ क्या है, साओ मार्कोस बे है, एक तरफ है मैराजो आइलैंड है, और एक मैराजो है। मैराजो का जो डेफिनेशन है वो लोग ने वही बोला, यहाँ पर बताया वो लोग ने। देखिए क्या बोला है कि, एक मिनट, मैराजो इज ए लार्ज कोस्टल आइलैंड्स लोकेटेड बिटवीन द माउथ्स ऑफ द रिवर अमेजॉन एंड रिवर टोकेंटिस। तो मैराजो आइलैंड लगभग वन एंड द सेम है। तो मैराजो क्या बोला है कि लार्ज कोस्टल आइलैंड है लोकेटेड बिटवीन द माउथ ऑफ द रिवर अमेजॉन एंड रिवर टोकेंटिस। कहाँ पे वो है लोकेट मैराजो? ये रिवर अमेजॉन है उसके माउथ पे, और ये टोकेंटिस रिवर है उसके माउथ पे, मतलब जहाँ पे ये दोनों खुल रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ पे इनका मुंह आ रहा है, ऐसा समझिए, वहाँ पे मैराजो आइलैंड भी है। वही यहाँ पे लिखा है कि मैराजो इज ए लार्ज कोस्टल आइलैंड्स लोकेटेड बिटवीन द माउथ्स ऑफ द रिवर अमेजॉन एंड रिवर टोकेंटिस। तो चलिए एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके आगे क्या लिखा है वो देखते हैं कि द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे अगर ये मैप आप टेक्स्ट बुक में देखोगे 3.4 का, तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है जो ईस्टर्न कोस्ट में आके मिलते हैं। ये थोड़े बड़े बड़े रिवर्स हैं, बहुत बड़े नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। इनके अलावा बहुत सारे रिवर्स, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे रिवर्स है जो इस पे आके मिलते हैं। तो वही लिखा है कि द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स। लार्ज नंबर है, यहाँ पे फ्यू दिखा है लेकिन लार्ज है एक्चुअल में। उसके बाद क्या बोला है कि द ओनली मेजर रिवर, अगर कोई एक बड़ा रिवर यहाँ पे देखने को मिलता है तो द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हियर इज साओ फ्रांसिस्को। जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक बड़ा रिवर है जो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में आके मिलता है, जो ईस्टर्न कोस्ट में आता है। ये आपको यहाँ पे पढ़ना था क्या, कि ये पढ़ना था कि ईस्टर्न कोस्ट में
मतलब ऐसे समझिए कि इस साइड के कोस्ट पे बहुत सारे रिवर्स आके मिलते हैं और एक बड़ा जो रिवर है वो है साओ फ्रांसिस्को। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ब्राज़ीलियन जो कोस्ट है यहाँ पे बहुत सारे बीचेस भी मिलेंगे और सैंड ड्यून भी मिलेंगे। जैसे बीचेस आप देखोगे तो ये पिक्चर है थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, आप इसको समझिए। ऐसे बहुत सारे बीचेस भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बीचेस। अब एक्चुअल में ढूंढिए पिक्चर गूगल में, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और सैंड ड्यून्स भी मिलेंगे, ऐसे सैंड ड्यून्स भी मिलेंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्सेस, सिंपल नहीं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस सैंड ड्यून भी मिलेंगे, कॉम्प्लेक्सेस बीचेस भी मिलेंगे। तो ये इतना चीज़ बताया यहाँ पे। फिर आगे क्या लिखा है, लास्ट पार्ट है कि द ब्राज़ीलियन कोस्ट इज़ प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ्स एंड एटॉल आइलैंड्स। तो एटॉल आइलैंड्स के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था, और कोरल रीफ का भी वही है लगभग, जो एटॉल आइलैंड्स बनता है कोरल रीफ की वजह से। तो ये ब्राज़ीलियन के जो कोस्ट है कहीं कहीं पे इन सम एरियाज वो लोग कोरल रीफ से प्रोटेक्टेड है। अभी कोरल रीफ आप लगभग ऐसा समझिए, जब ये ज़मीन के बाजू में बनने लगता है, मतलब कोस्टल एरिया के किनारे पे जब ये लैंड मास के किनारे पे बनने लगता है तो ये प्रोटेक्ट करता है लैंड मास को। कैसे? क्योंकि देखिए इसके पीछे ज़मीन है और इसके इस तरफ ये कोरल रीफ बना है, तो यहाँ पे कभी स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो पहले इसको हिट करेगा और जिससे इसके पीछे का जो ज़मीन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, ना ही लैंडस्लाइड हो जाएगा ज़मीन के अंदर, जिससे सुनामी ये सारी चीज़ों का जो खतरा होता है। तो कोरल रीफ से कुछ कुछ जो एरियाज़ है कोस्टल ब्राज़ील के कोस्ट में वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और एटॉल आइलैंड्स भी है वहाँ पे जो किनारे किनारे, उनसे भी कोस्टल पार्ट जो है प्रोटेक्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है, और इसमें हमने रिवीजन इसलिए नहीं किया है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वीडियो का पार्ट जो 5th रहेगा उसमें हम ये जितना भी हमने वीडियो पार्ट 4 में देखा है सबका एक रिवीजन लेंगे फास्ट में, और उसके बाद हम वीडियो का पार्ट 5th शुरू करेंगे। जो वीडियोज़ है आप देखते रहिए, जितने ज़्यादा बार देखेंगे पूरा जो लेसन है आपके दिमाग में छप जाएगा। वीडियो को डिले हो रहा है, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो जो भी वर्क हो रहा है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोशिश है कि ये ईयर में आपको पूरे ज्योग्राफी के लेसन मिल जाए इसी तरह, सो दैट आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और फास्ट में फटाफट ज्योग्राफी के पूरे डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स है उसको आप आसानी से समझ पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।